हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोग हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इन द टू एक्सपेरिमेंट्स एन आइडियल परफेक्ट गैस अंडरगो रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम ए वॉल्यूम Vi to the Vf isothermally adiabatically if the initial pressure is same in the both and final pressure in the two cases is this। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक तरफ गैस का प्रेशर है, दूसरी तरफ वॉल्यूम है। पहले का इनिशियल प्रेशर Pi है, वॉल्यूम Vi है। ये एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली, तो इसका P आइसो हो रहा है प्रेशर और वॉल्यूम Vf है। और जो एडियाबेटिक गैस है वो सपोज यहाँ तक एक्सपेंड कर रहा है। दोनों के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये Vf है, और यहाँ P एडियाबेटिक होगा और वॉल्यूम जो है Vf ही होगा। ठीक, तो देखो जैसा कि ये मैं ग्राफ यहाँ दिखा रहा हूँ, तो आपको यहीं से क्लियर हो रहा होगा कि जो आपका प्रेशर है आइसोथर्मल के केस में वो ज़्यादा होता है और एडियाबेटिक में कम होता है। अब इसको आप एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हो? जस्ट सिंपल आपको क्या करना है कि आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, पी भी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो आइसोथर्मल, तो इनिशियल प्रेशर Pi, वॉल्यूम Vi, और फाइनल जो प्रेशर होगा P आइसोथर्मल होगा और वॉल्यूम क्या होगा Vf। ऐसे ही एडियाबेटिक के लिए लेंगे तो Pi वहाँ Pv टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो Vi टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P एडियाबेटिक Vf टू दी पावर गामा। तो अगर यहाँ से हम निकालें दोनों का रेशियो, तो Pi अपॉन P आइसोथर्मल का अगर मैं निकालूं तो ये मिलेगा मुझे Vf अपॉन में Vi, राइट। ये हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए निकालूं P अपॉन P एडियाबेटिक, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे? ये मिलेगा Vf अपॉन Vi टू दी पावर गामा। अब गामा क्या होता है? Cp बाई Cv। तो किसी भी गैस के लिए हमेशा जो गामा है इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, चाहे आप मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, कोई भी हो, तो हमेशा जो है इसकी वैल्यू हमेशा इससे ज़्यादा होगी। मतलब Vf Gi टू दी पावर गामा विल बी ग्रेटर देन Vf अपॉन में Vi आइसोथर्मल का जो है। अब Vf अपॉन Vi टू दी पावर गामा इक्वल टू क्या है? तो यहाँ मैं इसको रख देता हूँ Pi अपॉन P एडियाबेटिक, ठीक है, इज ग्रेटर देन Pi अपॉन P आइसोथर्मल। अब यहाँ से देखो सिंपल, P आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन P एडियाबेटिक। ठीक है, ये देख लो आप। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kw ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इतना दिया है, द pH ऑफ द न्यूट्रल वाटर एट दिस। अच्छा देखो कैसे निकालोगे इसको कि Kw आपको दिया है, ठीक, Kw की वैल्यू आपको दिया है 37 पे। अब ये यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि pH ऑफ न्यूट्रल वाटर पूछ रहा है, तो वाटर को तो न्यूट्रल बोल रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट आप pH 7 दिया हुआ ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो pH क्या होता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है और Kw की वैल्यू अगर 1 इंटू 10⁻14 है, तभी उसका pH 7 होगा। अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो pH की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, Kw जो दिया हुआ है इसका लॉग ले लो आप, पहले इसको Pkw बना लो। तो Pkw बनाने के लिए क्या करोगे? माइनस लॉग ऑफ Kw करोगे आप। तो Kw की वैल्यू जो दिया हुआ है उसका माइनस और लॉग ले लो, ठीक। तो जो भी है 2.42 इंटू 10⁻14 ये रख के इसको सॉल्व कर लो। तो जो ये आएगा तो ये 14 माइनस 0.3038 समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 13.8 या कुछ के आसपास आएगा। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.8 के आसपास आएगा। ठीक है, तो कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो Pkw तो ये आएगा आपका 13 के अराउंड, 13.7 के आसपास समथिंग आएगा। ठीक है, तो उसके बाद pH कैसे निकालते हैं? pH इक्वल टू होता है Pkw डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये फार्मूला आप जरूर याद रखना, और यही मैंने यहाँ पे किया, जो Pkw मिला उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये pH आ गया। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो लास्ट वीडियो में भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सरे डायफ्रैक्शन फ्रॉम ए क्यूबिक लैटिस शोज दैट 1 पीक एट थीटा इतने, व्हाट विल बी द एंगल फॉर द दिस। तो सिंपल आपको लगाना है ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक,
अब पहला क्या है कि D110 दिया है, तो इसके लिए निकाल लो, थीटा की वैल्यू 20 दिया है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, D11 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों को सॉल्व कर दो तो थीटा 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जब आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 24.5 के आसपास ये आ रहा है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, ये इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो है ये अच्छा क्वेश्चन है कि गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ E5 दिया है, A प्लस से A 0.6 वोल्ट और B प्लस से B इतना दिया है। प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है कि डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, जानते हैं, तो इसका मतलब डेल्टा जी बराबर होता है -NF E0 सेल होता है। ठीक है, तो जब E0 सेल अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमको बस ये देखना है कि किस केस में ये E0 सेल पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ दो ही केस बन सकता है, या तो ये जो है यहाँ ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो आप दो केस कंसीडर कर लो, एक केस अगर मान लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखो एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ प्रेडिक्ट करने के लिए कि जैसे यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है ना 0.8, यहाँ 0.6, इसको ही देख के आपको पता लगा लेना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है उसमें जो लोअर वाले स्पीसीज होते हैं, मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज़्यादा होता है, वो एक्ट करते हैं कैथोड की तरह, मतलब वहाँ पे होता है रिडक्शन। ठीक है, वहाँ होता है रिडक्शन, और जो होते हैं ऊपर उनका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो सिंपल यहाँ से आपको दिख के पता चल रहा है कि 0.8 माइनस 0.6 अगर आप करोगे तो ये 0.2 जो आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि E0 सेल पॉजिटिव आएगा। बाकी के केस में आप चेक कर लो, कोई भी नहीं आएगा। हाँ, तो सिंपल क्या करना है कि जैसे इसका हो रहा है रिडक्शन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन आप लिख दो। तो B प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के B बना, A इलेक्ट्रॉन दे करके A प्लस बना, प्लस इलेक्ट्रॉन दिया, सिंपल ऐड कर दो, तो B प्लस A और A प्लस B, तो आपका B ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा आप इसको जो है इसको चेक कर सकते हैं कि यार 0.6 अगर आपको नहीं पता है कि कौन कैथोड की तरह काम करेगा कौन एनोड की तरह, तो 0.6 में से आप 0.8 घटा दो तो निगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, निगेटिव आएगा, दैट मीन्स कि वो काम नहीं करेगा क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 आपने गिवन सेल दिया है और टेम्परेचर दिया है, और ये दिया है कोफिशिएंट टेम्परेचर का, और कैलकुलेट करना है डेल्टा H0 फॉर द सेल। अब देखो जो डेल्टा G होता है वो होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, यही होता है फॉर्मूला। और आप जानते हो कि जो डेल्टा S होता है ये क्या होता है, माइनस डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो ये वैल्यू आप सिंपल अगर यहाँ उठा के रखोगे तो डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, ये आएगा डेल्टा जी। अब इसकी वैल्यू रखो माइनस एन एफ E0 सेल, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी। अब यहाँ फिर से वही रख दो माइनस एन एफ, अब डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट टी, ये वैल्यू मिल गया। तो सिंपल आप एन एफ से डिवाइड कर दो, एन एफ से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा एन एफ, और यहाँ माइनस को भेज दो तो इसमें निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक, तो जो आपका वैल्यू मिलेगा वो देखो E0 सेल इज इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा एच अपॉन में एन एफ प्लस प्लस हो जाएगा आपका क्या ये टी, ठीक है, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी। तो सिंपल इसकी वैल्यू दी हुई है और टेम्परेचर 298 दिया है। डेल्टा एच की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू आपको 2 लेना है, ये इसने मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल आप E0 सेल की वैल्यू दिया है 1.1, वैल्यू सारी रख दो और इसको कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर आपका कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन। ठीक, आप इसको सॉल्व करके बताओ कि कितना होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ रहा है कि एन आयरन ओर वाज एनालाइज्ड बाय डिसॉल्विंग
इतने ग्राम ऑफ sample in the concentrated HCl. The resulting solution was diluted with the water and the iron third was precipitated as the hydrous oxide by the addition of NH3. तो देखो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन बहुत इजी है। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले HCl का सोल्यूशन है, उसमें जो है ओर डाल दिया, ओर को डाल करके एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो वहां से सैंपल मिला है उस सैंपल में जो है NH3 डाल करके जो Fe2O3 है उसको प्रेसिपिटेट करा लिए हैं, ठीक। और उसको फिल्टर करके वॉश करके जो रेसिड्यू है उसको हीट किए हैं। तो उससे क्या मिला है कि जो Fe2O3 का अमाउंट मिला है वो मिला है 0.5394 ग्राम, ठीक। ये Fe2O3 का मिल गया है हमको अमाउंट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि इतने ग्राम में Fe2O3 का कितना मोल है। तो इसके लिए क्या करोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है 159, तो 159 डिवाइडेड बाई 0.69 कर दोगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। अब देखो 1 मोल Fe2O3 में कितने मोल आयरन है, 2 मोल आयरन है, ठीक है। तो इतने मोल Fe2O3 में कितने मोल आयरन होंगे, 2 होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आयरन प्रेजेंट होगा जो ये सैंपल मिला है इतने ग्राम का। अब इसका मैं मास अगर निकालना चाहूँ तो मास निकालने के लिए क्या होगा, ये मोल नंबर ऑफ मोल्स दिया है। अब इस मोल में आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो 55 से, तो इंटू 55 कर दो, 55.84 समथिंग कर दोगे, तो ये जो वैल्यू है आपको मिलेगा 0.377 के अराउंड इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका मास ऑफ आयरन, ठीक। अब देखो जो आपका ओर था, ओर ये इसमें इतने ग्राम ओर में इतने ग्राम आयरन प्रेजेंट है, तो आयरन का परसेंटेज निकाल लो, 0.337 डिवाइडेड बाई 1.1324 इंटू 100 कर दो, तो ये अराउंड 33.32% के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये बच्चों ने टेलीग्राम पे भी किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं फॉलो करके मुझे। अगला क्वेश्चन है कि इन ए ग्लास ट्यूब द ऑब्जर्व कैपिलरी rise is 2 centimeter at 20 degree centigrade. The density and the surface tension of water are इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड न्यूटन मीटर इनवर्स रेस्पेक्टिवली, नेग्लेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ द एयर डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये सिंपल कैपिलरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैपिलरी वाले में क्या होता है कि यहाँ मैंने एक बार और बताया था आपको कि जो नीचे वेट लगता है वो ऊपर उसके कितना सरफेस टेंशन काम कर रहा है वो जस्ट उसको बैलेंस करता है, ठीक। तो ये क्या होता है एक्चुअली 2πr, यही है ना इसका सरकमफ्रेंस, वही तो 2πr इंटू जो आपका सरफेस टेंशन होता है cos थीटा इज इक्वल टू होता है mg, यही होता है, ये बैलेंस करता है। अब देखो यहाँ पर cos एंगल क्या होगा, 0 मान ले रहे हैं हम, ठीक है। तो cos 0 1 हो जाएगा, तो 2πr इंटू गामा इज इक्वल टू mg होता है। अब m की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई वी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू रो इंटू वी, तो ये रो इंटू वी कर दो, तो यहाँ रो वी जी कर दो। अब v क्या है, ये कैपिलरी है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। सिंपल यहाँ v की जगह पाई आर स्क्वायर एच कर दो। अब इतनी सारी चीजें कर दी तो कंफ्यूज मत होना, 2πr ये गामा है, ठीक है, इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, पाई आर से कैंसिल कर दो, तो आपको जो मिलेगा एच, मेनली यहाँ पर डायमीटर निकालना है तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर आर निकालना है, ठीक है। तो इधर आपका क्या बचा है 2 इंटू गामा बचा है, अपॉन में क्या बचा है रो, ठीक है, और एक यहाँ आर बचा हुआ है ऑलरेडी, तो वो मैंने यहाँ कर दिया, और h इंटू जी, तो इतनी चीजें बची हुई हैं, बस आपको यही वैल्यू रखना है। हाइट आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सरफेस टेंशन आपको दिया है, और g की वैल्यू आपको पता ही होती है, तो 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर इसको आप लोगे तो 981 या 80 के आसपास सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिंपल एक यूनिट में आप वैल्यू रख दो, चाहे एसआई यूनिट में रख दो या फिर सेंटीमीटर मतलब सीजीएस में रख दो और उसकी वैल्यू को सॉल्व कर लो। लास्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डायमीटर पूछ रहा है तो हमने रेडियस निकाला है कैपिलरी का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डायमीटर आपको दे देगा। तो इसका आंसर आप निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस आयन इन द मेथेनॉल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना दिया है। द विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ द मेथेनॉल इस टेम्परेचर पे इतना सेंटीग्रेड दिया है। देन हाइड्रोडायनेमिक रेडियस ऑफ लिथियम पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो देखो आयनिक मोबिलिटी और विस्कोसिटी में रिलेशन होता है वो होता है EZ अपॉन में 6 पाई बीटा R। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको R निकालना है। ठीक है, R निकालना है, U की वैल्यू दी हुई है मोबिलिटी, E की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, लिथियम प्लस है 1 इलेक्ट्रॉन होगा और Z की वैल्यू आपको सारी पता है। E की वैल्यू कितना होगा, चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आप रख दो और R की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट करो। यहाँ पर देखो आपको सेंट्रीफ्यूज को सबसे पहले पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये आप देख लेना मतलब ये कन्वर्ट होगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा पास्कल में। ठीक है, जब सेंट्रीफ्यूज को करोगे उसके बाद आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। यूनिट का थोड़ा सा कन्वर्जन करना है, ध्यान रखिए। और ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बच्चों ने सॉल्व किया उसको, तो इसका फाइनली जो आंसर है ये 3.7 एंगस्ट्रॉम आया है। तो एक बार इसको सॉल्व करके जरूर निकालिए। अगला क्वेश्चन है कि कलर ऑफ ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू, इट्स ड्यू टू द, देखो ये होता है ड्यू टू द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन या इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ स्प्रिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन इज 3 हर्ट्ज, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज। तो सिंपल आपका जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी न्यू का ये है 1/2 पाई √k/न्यू। ठीक है, तो न्यू यहाँ पे क्या होता है, मास होता है जनरली। अगर ये 2 बॉडी सिस्टम है तो हम न्यू लेते हैं, अगर सिंगल बॉडी सिस्टम है जैसे यहाँ स्प्रिंग है तो यहाँ पे सिर्फ मास लेंगे। ठीक है, m लेंगे। तो सिंपल स्क्वायर कर दो तो न्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर k/m हो जाएगा। तो m की वैल्यू उधर ले लो, सॉरी m को उधर ले लो और 4 पाई स्क्वायर को उधर ले लो, k की वैल्यू मिल जाएगा। तो k इक्वल टू क्या होगा, न्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपको ये देखो हर्ट्ज में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, बाकी वैल्यू आप सिंपल सॉल्व करके इसको रखो। तो इसका आंसर जो है आपको कितना मिलेगा ये आप बताओ मुझे। ठीक है, मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ मुझे कि कितना आपका आंसर आ रहा है। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करके इसको बताइए मुझे कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय आइसोथर्मल लैंगम्यूर आइसोथर्म। ठीक है, तो लैंगम्यूर वाले में क्या होता है कि विद के दिया है आपको 25 डिग्री, प्रेशर एट विच द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज बिकम 0.2। तो यहाँ देखो थीटा अपॉन 1 - थीटा इज इक्वल टू होता है kp। ठीक, तो सिंपल यहाँ फ्रैक्शनल कवरेज दिया है 0.2, मतलब थीटा की वैल्यू 0.2 है, k की वैल्यू आपको दी हुई है, प्रेशर आपको निकालना है। सिंपल 0.2 डिवाइडेड बाई 1 - 0.2 इज इक्वल टू k मतलब 0.777 इंटू पी। तो p की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर लो। तो ये अराउंड आपका आएगा 0.3232 किलो पास्कल के आसपास। एक बार आप इसको जरूर चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना मुझे कि आंसर मेरा करेक्ट आया है या नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये फॉर्मूला है इसका। अगला क्वेश्चन देखो कि CFSC फॉर द ऑक्टाहेड्रल इज इतना एंड CFSC फॉर द टेट्राहेड्रल इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो सिंपल फार्मूला है डेल्टा T इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा O होता है। तो सिंपल आप यहाँ लगा दो 4/9, डेल्टा O की वैल्यू दिया है 80,000। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दो तो ये 2000 बचेगा, 4 × 2 मतलब 8000 के आसपास आएगा इसका आंसर। तो मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट। तो सिंपल देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल मोमेंट कैंसिल, जीरो हो गया। SO2 S, देखो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इसको रिपेल कर देगा, ठीक है। तो अब यह पॉजिटिव टू निगेटिव इधर जाएगा और ये पॉजिटिव टू निगेटिव इधर जाएगा, तो रिजल्टेंट ये मिलेगा, तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। BF3 ये 120 डिग्री एंगल बनाता है, तो 120 का मतलब जैसे ये F है, ठीक है, ये F है, ये F है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव एक डाइपोल मोमेंट इधर गया और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। HCF4 ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस मतलब H3PO2, स्ट्रक्चर जो है वो डबल बॉन्ड OH ये होता है। तो ये सिंपल मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक, और इसके पास दो PH बॉन्ड है, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द कंपाउंड Fe3O4 एंड CO3O4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आयरन के जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, वो सारे इनवर्स स्पाइनल होते हैं, ठीक, इनवर्स स्पाइनल। और कोबाल्ट CO3 अगर है तो यहाँ पे कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा वो लो स्पिन होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या करता है कि ऑक्टाहेड्रल साइड्स को ऑक्युपाई करता है, तो वो स्पाइनल होगा, नॉर्मल स्पाइनल। तो ठीक है, तो ये होगा इनवर्स और ये होगा नॉर्मल स्पाइनल, तो डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिटी, ठीक है, लेविस एसिडिटी किसका ज्यादा है। तो देखो, जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है ना, तो सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, ये खींचेगा तो सही, लेकिन इसके पास p ऑर्बिटल है और इसके पास फील्ड p ऑर्बिटल है, इसके पास बैकेंट है, तो अब ये बैक डोनेशन के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो जिसकी वजह से बोरान पे निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जहां बैक बॉन्डिंग कम होगा, ओवरलैपिंग कम होगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो Br3 ये साइज ज्यादा होने की वजह से इसकी ज्यादा है, फिर BCl3 है, फिर Bf3, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम शो हाईएस्ट कैटिनेशन एबिलिटी। तो हम देखो इन सब में से अगर देखेंगे, वैसे सबसे ज्यादा देखा जाए तो कार्बन में होता है, कार्बन के बाद सिलिकॉन में होता है, तो वो कार्बन और सिलिकॉन की फैमिली यहाँ है नहीं, तो यहाँ क्लोरीन, सल्फर, सिलीनियम और फास्फोरस है, तो सबसे ज्यादा यहाँ सल्फर का होगा। सल्फर आप जानते हो कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है, ठीक है। तो ये इसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी ही है, मतलब कैटिनेशन का मतलब होता है ना कि खुद के साथ बॉन्ड बना करके वो कितना स्टेबल है, ठीक। तो सल्फर जो है क्वाइट स्टेबल है, इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन विद Ag प्लस आयन विल रिजल्ट मैक्सिमम प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। जितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा AgCl बनाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और 3Cl माइनस होगा, तो ये सबसे ज्यादा आयन मतलब AgCl प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखो कि फॉर्मूला ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इन वन डायमेंशनल सिलिकेट। ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको सिलिकेट का फॉर्मूला, और आज ही बता रहा हूँ कि SiO3 2- का होल है, ठीक है, ये होता है वन डायमेंशनल सिलिकेट का यूनिट, मतलब चैन सिलिकेट भी बोल सकता है इसको, ठीक है। तो चैन के केस में यही होगा। अब यहाँ पर देखो, इनसे मैच करो अगर, तो 3 अगर वैल्यू इसका रखोगे ना, तो Si3O9 और यहाँ पे कितना होगा 6-, तो ये आपका C वाले यूनिट से मैच कर रहा है, ठीक है, तो C यहाँ पे होगा। अब कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो K2Cr2O7 होता है, मतलब क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके आगे तो और जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन जो है लिगेंड है, तो ये चार्ज ट्रांसफर के थ्रू कलर शो करता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब अगला क्वेश्चन देखो कि टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द डाइबोरेन।
तो डाइबोरेन B2S6 है भाई, ठीक है, HHBB, और ये हो गए हाइड्रोजन आपके। देखो दो इस पे 3 सेंटर और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इस पे देखो कि 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है 2, ये है, और 4 है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 है, बिल्कुल सही है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ BCl3 एंड AlCl3 इन देयर लिक्विड स्टेट। तो AlCl3 क्या होता है कि हमेशा जो है डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और BCl3 मोनोमर के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि B की साइज कम होती है और Cl3 के साथ ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना चाहता है। लेकिन AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब Cl के साथ कंबाइन कर लेता है। तो AlCl3 ये एक Cl सोचता है कि जो अगला वाला कंपाउंड है उसके साथ जो Al वाला है, ठीक है, वो Cl इसके साथ कंबाइन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो मोनोमर और डाइमर है करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एसिटिक एसिड वीक एसिड इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड इन सल्फ्यूरिक एसिड इट बिहेव एज। तो देखो जब जो भी वीक एसिड है, एसिटिक एसिड ये वाटर में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करेगा एसिड की तरह, मतलब वो H+ देगा, तो जो आपका एसिटिक एसिड है वो बिहेव करेगा बेस की तरह, ठीक है। कहीं भी आप देख लो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा वो एसिड रहेगा, बाकी कुछ भी हो वो बेस रहेगा, तो ये बेस होगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एसिटोलिसिस ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे NGP जिसमें ज़्यादा होगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, वो फास्टर होगा। तो देखो एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, NGP की, और एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन आपका ज़्यादा फास्ट इसलिए होगा क्योंकि ये इसका जो वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है ना, इसमें बहुत ही अच्छे से इसकी ओवरलैपिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये इसको प्रॉब्लम होती है थोड़ी। तो यहाँ पे इसकी रेट ज़्यादा है, मतलब थर्ड का जो है रेट ज़्यादा होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा। तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और देखो 2016 के जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो अभी रह गए हैं, ठीक है, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक साथ सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगते हैं, तो इसलिए मैंने वो सॉल्व नहीं किया अभी, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यार प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं,